नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शन के बारे में। संक्रमण होता क्या है, ये कैसे फैलता है, इसका रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर उसके बाद इसके क्रॉस इन्फेक्शन और नोसोकोमियल इन्फेक्शन को डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि जब जब भी आपको रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर में उसकी संख्या में वृद्धि होती है, तो हम उसे संक्रमण कहते हैं। यानी कि रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव शरीर के अंदर जो प्रवेश करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो उसे हम संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन कहते हैं। और सूक्ष्मजीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पैथोजेनिक, दूसरा होता है नॉन पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक सूक्ष्मजीव वैसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे शरीर में रोग फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेनिक सूक्ष्मजीवों से हमारी रक्षा करते हैं, तो फिर वैसे सूक्ष्मजीव आपका नॉन पैथोजेनिक सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। और इन्फेक्शन जो है आपका अनेक प्रकार का होता है, इसमें बारी बारी से हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहला इन्फेक्शन आपका प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि प्राथमिक संक्रमण। तो कहता है कि जब भी कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया शरीर में पहली बार प्रवेश करते हैं और उससे व्यक्ति प्रथम बार संक्रमित होता है, तो उसे हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि द्वितीयक संक्रमण। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई नया सूक्ष्मजीव ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिसमें पहले से किसी सूक्ष्मजीव मौजूद होता है और उसके कारण उसकी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। तो प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण दोबारा उसका इन्फेक्टेड हो जाना ही सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपका री इन्फेक्शन यानी कि पुनः संक्रमण। तो वैसा संक्रमण जो सूक्ष्मजीव के द्वारा संक्रमित होने के बाद फिर से उसी सूक्ष्मजीव के द्वारा संक्रमित हो जाना आपका री इन्फेक्शन कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और वह कुछ टाइम बाद फिर से उसी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा संक्रमित हो जाता है, तो वैसे संक्रमण को हम लोग री इन्फेक्शन यानी कि पुनः संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट आपका तीव्र संक्रमण यानी कि एक्यूट इन्फेक्शन। तो कहता है कि जब शरीर में कोई सूक्ष्मजीव प्रवेश करके तुरंत ही अपना प्रभाव उत्पन्न कर देता है और उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसे संक्रमण को हम लोग एक्यूट इन्फेक्शन यानी कि तीव्र संक्रमण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका एक्यूट अपेंडिक्स। नेक्स्ट आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी कि जीर्ण संक्रमण। तो इस संक्रमण में होता क्या है कि इसमें व्यक्ति में रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव प्रवेश करते हैं, परंतु वह धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में लक्षण भी काफ़ी टाइम बाद बाहर आता है। तो ऐसे संक्रमण को हम लोग क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं और इस संक्रमण में ठीक होने में भी वक्त लगता है। इसका उदाहरण होता है आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट आपका लोकलाइज्ड इन्फेक्शन यानी कि स्थानिक संक्रमण। तो ऐसा संक्रमण में वैसा संक्रमण जो शरीर के किसी विशेष स्थान पर हो, जैसे कि शरीर के कोई विशेष अंग में हो, तो वैसे संक्रमण को हम लोग स्थानिक संक्रमण कहते हैं। जैसे आपका हो गया बॉयल फ्रिंकल। तो इस बॉयल फ्रिंकल में होता है क्या कि इसमें एक जख्म बन जाता है जो पस से भरा हुआ होता है और ये जख्म शरीर के किसी विशेष भाग में होता है, तो इसलिए हम लोग इसे स्थानिक संक्रमण भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका सिस्टमेटिक इन्फेक्शन यानी कि सार्वधायिक संक्रमण में सूक्ष्मजीव शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है और शरीर के संपूर्ण क्षेत्र में यह फैल जाता है, इसलिए इसे हम लोग सार्वधायिक संक्रमण कहते हैं। इसमें होता क्या कि जो सूक्ष्मजीव है आपका रक्त के माध्यम से शरीर के हर क्षेत्र में पहुंच जाता है और वो पूरे शरीर को इन्फेक्टेड कर देता है, तो इसलिए हम लोग इसे सिस्टमेटिक इन्फेक्शन यानी कि सार्वधायिक संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सब क्लिनिकल इन्फेक्शन यानी कि अलाक्षणिक संक्रमण। तो नाम से पता चल रहा है अलाक्षणिक है, यानी कि इसमें लक्षण का पता नहीं चलेगा, तो कह सकते हैं वैसा संक्रमण जिसमें उसके लक्षण का पता नहीं चलता है, तो उसे हम लोग अलाक्षणिक संक्रमण कहते हैं। और नेक्स्ट आपका क्लिनिकल इन्फेक्शन। तो ये ठीक है, आपका सब क्लिनिकल इन्फेक्शन का उल्टा है, यानी कि वैसे संक्रमण जिसमें हम लोग को लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर वैसे संक्रमण को हम लोग लाक्षणिक संक्रमण यानी कि क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपका लेटेंट इन्फेक्शन यानी कि गुप्त संक्रमण। तो गुप्त संक्रमण में वैसे संक्रमण शामिल होते हैं जो कह लीजिए आपका गुप्त रूप से रहता है और किसी विशेष परिस्थिति में प्रकट होता है, यानी कि
इसमें होता क्या है कि व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका होता है, लेकिन सही वातावरण या फिर सही परिस्थिति नहीं आने के कारण उसको में लक्षण उत्पन्न नहीं हो पाता है, तो ऐसे संक्रमण को गुप्त संक्रमण कहते हैं। और जैसे ही सही परिस्थिति होती है तो फिर वो सूक्ष्मजीव के कारण संक्रमण का लक्षण पता चलने लगता है, तो ऐसे संक्रमण को हम लोग गुप्त संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपर्ट्यूनिस्टिक इन्फेक्शन यानी कि अवसरवादी संक्रमण। तो ऐसे संक्रमण में होता क्या है कि सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश कर जाता है लेकिन कोई रोग उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन वो उसके शरीर में मौजूद रहता है। और जैसे ही उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है तो फिर वो व्यक्ति संक्रमित रूप से उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे संक्रमण को हम लोग अवसरवादी संक्रमण कहते हैं, यानी कि अवसर मिलते के साथ उस संक्रमण का लक्षण हमें पता चल जाता है। और जब तक इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो फिर वो व्यक्ति संक्रमित होने का उसका लक्षण प्राप्त नहीं होगा। और नेक्स्ट है आपका नोसोकोमियल इन्फेक्शन यानी कि अस्पतालीय संक्रमण। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन को वैसे इन्फेक्शन को कहते हैं जब कोई व्यक्ति या रोगी अस्पताल में इन्फेक्टेड हो जाता है। यदि अस्पताल की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं की गई हो या फिर उसका वातावरण साफ सुथरा नहीं होता है तो फिर अस्पताल में होने वाले संक्रमण को हम लोग अस्पतालीय संक्रमण कहते हैं। और आज का लास्ट है आपका क्रॉस इन्फेक्शन यानी कि पाठ संक्रमण। तो जब संक्रमण आपका एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरा संक्रमित व्यक्ति में पहुंचता है, यानी कि वैसे सूक्ष्मजीव जो रोग फैलाते हैं वो किसी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे इन्फेक्टेड व्यक्ति में जाता है, तो ऐसे संक्रमण को हम लोग पाठ संक्रमण यानी कि क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे क्रॉस इन्फेक्शन होता क्या है या कैसे फैलता है, इसके संचरण की विधियाँ क्या हैं और इसका रोकथाम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो कहता है कि क्रॉस इन्फेक्शन आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक संक्रमित जीव से दूसरे संक्रमित जीव में फैलने ही आपका क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। और इसके संचरण की मुख्यतः कह लीजिए कि दो विधि होते हैं। मतलब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से आप संक्रमित हो सकते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला कार्य है आपका प्रत्यक्ष संपर्क यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा अप्रत्यक्ष संपर्क यानी कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो प्रत्यक्ष संपर्क कैसे होता है? जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ किस करते हैं या फिर उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं या फिर उसे आप टच करते हैं या किसी भी तरह से आप डायरेक्ट में उसके टच में आकर के उसका जो सूक्ष्मजीव है वो आपके शरीर में यदि प्रवेश करता है तो फिर वह आपका कह लीजिए कि आप उससे प्रत्यक्ष रूप से संक्रमित हो रहे हैं। और ऐसे संक्रमण को हम लोग प्रत्यक्ष क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्रॉस इन्फेक्शन। अब दूसरा आपका हो गया अप्रत्यक्ष संपर्क। तो कहता है कि आप संदूषित भोजन यानी कि इन्फेक्टेड भोजन हो गया, पानी हो गया, उसके द्वारा या आपके में संक्रमण यदि फैल रहा है तो फिर ये हो गया आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यदि कोई भोजन है या कोई पदार्थ है जिसे कोई संक्रमित व्यक्ति ने छू दिया है और कुछ समय बाद आप अनजाने में उस चीज़ को वापस आप भी छू कर रहे हैं जिसके कारण उस सतह पर फैले सूक्ष्मजीव आपके शरीर में प्रवेश कर जा रहे हैं, तो इस तरह से होने वाले इन्फेक्शन को अप्रत्यक्ष रूप से क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। अब देखेंगे इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या होते हैं। तो कहता है कि प्रिवेंटेशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में रोग संक्रमण के उपाय। तो सबसे पहले कहता है कि अस्पताल को हवादार होना चाहिए ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। अस्पताल का हवादार होने से क्या होता है कि मतलब अगर ताज़ी हवा का आदान प्रदान सुचारू रूप से चल रहा है तो फिर जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी होते हैं वो हवा के जरिए अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे में संक्रमण होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अस्पताल को आपका स्वच्छ रखना चाहिए। हॉस्पिटल आपका जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा रहेगा उतना ही ज़्यादा मरीजों के लिए और वहाँ आने वाले लोगों के लिए वो स्वस्थकर होगा। इसलिए कहा जाता है कि हॉस्पिटल में आप समय समय पर झाड़ू और फिर एंटीसेप्टिक घोल डाल करके पोछा करते रहिए। फिर जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी की डिसइंफेक्टेंट करते रहिए और कोई भी सतह पर धूल जमा नहीं होने देना चाहिए और जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का डर ना हो। और अगर कोई वैसे वस्तु है जिसकी आप
कह लीजिए कि धो नहीं सकते हैं तो फिर वैसे चीज़ों को आप सुखा दीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें आप सुखाया नहीं जा सकता, जैसे कि रबर की चीज़ें, तो उसे आप हीट में नहीं दे करके आप उसके इन्फेक्शन को दूर नहीं कर सकते हैं। तो फिर वैसे चीज़ों को आराम से आप छत पर धूप में सुखा दे दीजिए। फिर समय समय पर हॉस्पिटल की दीवारों को रंगाई पुताई करवाते रहना चाहिए। आपका तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दूषित भोजन एवं असुरक्षित पानी अनेक प्रकार की बीमारियों का जड़ है। तो जाहिर सी बात है, इन्फेक्टेड भोजन होगा या फिर ऐसे पानी जो किसी न किसी रूप से अशुद्ध हो जा रहा है, तो फिर वैसे पानी या फिर भोजन आपके शरीर को काफ़ी हानि पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किचन में और जहाँ भी आपका वो फूड को स्टोर करने की जगह है, तो उस चीज़ को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि रोगी के बलगम यानी कि स्पिटम और मल मूत्र एवं बमन को सही तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। यानी कि वैसी जो भी जगह है जहाँ पे पेशेंट अपना बलगम या फिर मल मूत्र का त्याग करता है, तो फिर उन सभी चीज़ों को सही तरह से हॉस्पिटल से निपटान करना चाहिए, ताकि ये किसी तरह से स्वस्थ व्यक्ति के पास पहुंचकर उसे इन्फेक्ट ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका कि पेशेंट में जितने भी आप उपकरण यूज करते हैं, मतलब पेशेंट के इलाज के लिए जो भी आप उपकरण का यूज करते हैं, जैसे सीजर हो गया, फिर किडनी ट्रे, ग्लव्स, तो इन सब जितने भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सारी चीज़ें आपका डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, ताकि पहले मरीज का संक्रमित सूक्ष्मजीव फिर से किसी दूसरे मरीज को इन्फेक्टेड ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका हॉस्पिटल से जितने भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग किया हुआ कूड़ा कचरा, जिसमें आपको कॉटन सैब हो गया, गॉज हो गया, बैंडेज हो गया, तो ये सब चीज़ों को डेली जो भी निकल रहा है तो इसे जमा करके आप जला दीजिए, या फिर जितने भी अनुपयोगी पदार्थ हैं उनके निपटान करने के जितने भी तरीके हैं उन तरीके से आप कह लीजिए कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। फिर कहता है कि वो सभी रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव जो संचरण में सक्षम है उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए। यानी कि इन्फेक्शन से सारे सूक्ष्मजीव नहीं मरते हैं, उससे सिर्फ उनकी संख्या नगण्य हो जाती है, एक कह लीजिए कि इस लेवल तक कम हो जाती है जो आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि निर्जीवाणुकरण, जिससे कि सूक्ष्मजीव उनके स्पोर्स के साथ नष्ट हो जाए। लास्ट पॉइंट कहता है कि रोगी के पोषण स्तर को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि इम्यूनिटी पावर बनी रहे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि रोगी को पोषक पदार्थ, पौष्टिक भोजन मिलेगा तो फिर उसकी जाहिर सी बात है उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, और जब उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी तो वो काफ़ी तरह की छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहेगा और वह स्वस्थ रहेगा। तो हमने देखा क्रॉस इन्फेक्शन कैसे फैलता है लोगों में, और इसके संचरण के कौन कौन से तरीके हैं और इसके रोकथाम के क्या तरीके हैं। अब हम देखेंगे अस्पताल जनित संक्रमण होता क्या है और इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, इसके बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। अस्पताल जनित संक्रमण यानी कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो आपको कहता है कि हॉस्पिटल में, जब भी आप हॉस्पिटल में हैं, भर्ती हैं, तो फिर अगर आप इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं हॉस्पिटल में ही, तो ऐसे संक्रमण को आप अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं। यानी कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान होने वाले संक्रमण को नोसोकोमियल इन्फेक्शन यानी कि अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं। अब कहता है अस्पताल से संक्रमण के कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि हॉस्पिटल से आप किस तरह से संक्रमित हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहता है कि हवा, धूल, पानी, भोजन, इनमें जितने भी अगर कोई सूक्ष्मजीव मौजूद हैं, अगर हॉस्पिटल में बनने वाले किचन की साफ सफाई अच्छे से नहीं है, या फिर कह लीजिए मरीज जिस भी बेड पर रहा हो उस बेड की अगर अच्छे से साफ सफाई नहीं की गई तो फिर आप संक्रमित हो सकते हैं। क्योंकि पेशेंट सेक्रेशन यानी कि मरीज के शरीर से होने वाले स्राव जो इन्फेक्टेड होते हैं एवं ब्लड फ्लूइड, इसके द्वारा आप संक्रमित हो सकते हैं। फिर कहता है अगर कोई उपकरण देख लें तो फिर खून या फिर इंट्रावेनियस फ्लूइड आदि में यदि कोई आपको ऐसे व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जा रहा है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो फिर वैसे में आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिर कहता है अस्पताल स्टाफ या मरीज के द्वारा, यदि कोई हॉस्पिटल में स्टाफ ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और वही स्टाफ आपकी देखभाल कर रहा है, तो फिर स्टाफ से सूक्ष्मजीव आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आप भी संक्रमित हो जाइएगा। अस्पताल में होने वाले जो सामान्य संक्रमण है उसमें सबसे पहला आपका होता है मूत्रमार्ग संक्रमण, दूसरा है श्वसन तंत्रीय संक्रमण यानी कि सांस लेने के द्वारा
हवा के रास्ते द्वारा इन्फेक्शन हो जाना, यकृत शोथ, फिर आपका घाव, फिर स्किन इन्फेक्शन, निमोनिया, और फिर बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसिमिया और जला व्यक्ति। तो इन लोगों के कॉन्टैक्ट में आने पर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। हम कहते हैं कि प्रकार, यानी कि अस्पताल में नोसोकोमियल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी आपका टोटल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें कहता है आपका एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो एट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता क्या और ये फैलता कैसे है। तो कहता है कि जब आप अस्पताल में उपचार करवाने जाते हैं तो फिर उपचार के समय यह आपको संक्रमण हो सकता है। जैसे कि आपका मतलब यूरिन बाहर निकालने में, यूरिन पास करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वहाँ पे आपको कैथेटर लगाना पड़ेगा, और यदि कैथेटर पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर मूत्रीय संक्रमण हो सकता है, क्योंकि कैथेटर को लगाने से पहले उसे अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना चाहिए और उसके लिए सभी मानकों का पालन करना चाहिए। दूसरा कारण आपका एक्सोजीनियस संक्रमण। तो एक्सोजीनियस संक्रमण वैसे संक्रमण को कहते हैं क्योंकि यह शरीर के कुछ विशेष भाग में या कोई विशेष अंग में ही यह फैलता है। यह आपको संपूर्ण शरीर में नहीं फैलेगा, यह किसी शरीर का कोई वैसा क्षेत्र होगा जहाँ पर ये अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। और इसका उदाहरण है आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये टेटनस का एक प्रकार है। नेक्स्ट है आपका एंडोजेनियस इन्फेक्शन। तो कहता है कि यह भी सेम उसी तरह है, यानी कि एक्सोजेनियस इन्फेक्शन की तरह यह शरीर का किसी एक अंग में वृद्धि होने वाला संक्रमण है। यानी कि कह लीजिए कि हाँ, कोई शरीर का कोई ऐसा अंग जहाँ पर यह अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है, तो ऐसे संक्रमण को हम एंडोजेनस संक्रमण कहते हैं। और इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकाई, ये एक जीवाणु का प्रकार है। अब कहता है कि इसका रोकथाम के उपाय क्या 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 है, यानी कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। तो कहता है कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन से बचने का काफ़ी सारा तरीका है, जिसमें सबसे पहला है आपका अब अपने हैंड वॉश करना, यानी कि अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं। फिर कहता है कि जितने भी आपका इन्फेक्टेड पेशेंट है उन्हें आइसोलेट करके अलग रखिए। फिर आवश्यकता के अनुसार एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए ताकि सूक्ष्मजीव सारे मर जाएं। फिर समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। फिर अनिवार्य होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी कि रक्तदान करवाना। तो ये था आपका टोटल 5 पॉइंट जिससे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। तो हाथ को अच्छी तरह से धोना, फिर संक्रमित मरीज को आइसोलेट करके रखना, फिर आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक का उपयोग करना, फिर टीकाकरण करवाना और ज़रूरत होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना यानी कि रक्तदान। नेक्स्ट अपन नोसोकोमियल इन्फेक्शन में एक नर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उससे क्या क्या करना चाहिए ताकि वो मरीज को नोसोकोमियल इन्फेक्शन से बचा सकती है। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि मरीज में जो सूक्ष्मजीव है वो उसमें कैसे पहुंचा, यानी कि संक्रामक रोग के कारक अथवा जीवाणु का पता लगाना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उपचार व निदान में मदद करना। और तीसरा पॉइंट कहता है चिकित्सक अनुसार एंटीबायोटिक देना है। अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, डॉक्टर जो अपना परामर्श करे वही एंटीबायोटिक पेशेंट को देना चाहिए। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन संक्रमण नियंत्रित करना। ड्रॉपलेट संक्रमण वैसा संक्रमण होता है जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो फिर आपके वायु के द्वारा खांसते या छींकने के समय वो संपूर्ण आपके आसपास के वायुमंडल में फैल जाता है। तो फिर ऐसे इन्फेक्शन को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। इसलिए क्या कहता है आप इससे बचने के लिए मास्क, गाउन और दस्ताने का उपयोग किया करें। और ऐसे भी कहा जाता है कि खांसते या छींकते समय मुंह पर हाथ या रुमाल रखकर खांसना या छींकना चाहिए ताकि आपके सिर के अंदर के बैक्टीरिया या वायरस जो भी है वो दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड ना कर पाए। तो ये था आपका नोसोकोमियल इन्फेक्शन, उससे बचने का तरीका और नर्स का क्या क्या उत्तरदायित्व होता है और कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो फिर मूत्रमार्ग संक्रमण, श्वसन तंत्रीय संक्रमण, यकृत शोथ, घाव, त्वचा संक्रमण, निमोनिया, बैक्टीरियमिया और सेप्टिसिमिया और जला व्यक्ति। तो इस तरह के संक्रमण आपको नोसोकोमियल इन्फेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। और क्रॉस इन्फेक्शन भी आपका हो गया। हाँ, आपका इन्फेक्शन पूरा खत्म हो चुका है आज। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।